हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली Q&A सेशन में आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज बात करेंगे 17 जनवरी से जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उससे क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही उनके आंसर्स और फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और आज का पहला सवाल क्या है, देखते हैं। पहली भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? और हमारे पास ऑप्शंस हैं भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। देखिए, उज्बेकिस्तान स्थित समरकंद में 12-13 जनवरी 2019 को इसका आयोजन किया गया। आपको इसके पीछे की मैं थोड़ी कहानी बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने 2015 में बताया था कि हम लोग इंडिया और मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशिया है, उसके बीच एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक डायलॉग प्लेटफॉर्म हम लोगों को इस्टेब्लिश करना चाहिए। और उसी के मद्देनज़र अभी क्या है कि भारत और मध्य एशिया के जो देश हैं, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सारे देश मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक नया डिप्लोमेटिक मंच स्टार्ट हुआ है, और जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भारत मध्य एशिया डायलॉग का ये मंच है। और इसी के तहत ये डायलॉग शुरू किया गया, ये आयोजन हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने इसमें भाग लिया था। और बाकी जो मध्य एशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या बातें होंगी, देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे, तो सबसे कहीं भी अगर कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म होता है तो सबसे पहले वहाँ एक ही चीज़ चलती है, पैसा, यानी कि ट्रेड। हमारा व्यापार कैसा होगा उसको लेके बातें होती है। उसके साथ साथ हमारे अपने साझे इतिहास को, सांस्कृतिक संबंधों को इत्यादि के ऊपर भी हम वहाँ पे चर्चा हुई है, उसके ऊपर बातचीत हुई है। और जैसा कि आपको पता है, मध्य एशिया में भारतीय जो फिल्में हैं, बॉलीवुड के फिल्में, उसके गाने काफ़ी हिट रहे हैं, लोग काफ़ी उनसे चर्चित रहे हैं। तो ऐसे भी जो एक कल्चरल जो एक्सचेंज है वो ऑलरेडी वहाँ पे है, इसे और थोड़ा बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। और वही एक डायलॉग है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, पुदुचेरी, तेलंगाना, गोवा। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी में क्या है कि उन्होंने बताया है कि आगे आने वाले 1 मार्च से हम लोग वहाँ पे जो प्लास्टिक होते हैं जिसका सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, तो उसके उपयोग को लेके, उसके मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम सबको वहाँ बैन कर देंगे, ताकि हमारे जो कमिंग जनरेशन है उसको ये एक इको फ्रेंडली प्लेस की तरह पे ये पुदुचेरी मिले, ताकि यहाँ पे कोई पॉल्यूशन ना हो और एक जो एनवायरनमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो बरकरार रहे। और पुदुचेरी के बारे में आपको और बता दूं कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश तो है ही। अगर वहाँ के सीएम की बात करें तो ये हैं वी नारायणसामी, और अगर वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो हैं किरण बेदी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है बालिका दिवस, सेना दिवस, तकनीकी दिवस, विज्ञान दिवस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेना दिवस। 15 जनवरी को हर साल ही आर्मी डे मनाया जाता है। अब ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि हम लोग 15 जनवरी को ही ये आर्मी डे क्यों मनाते हैं? देखिए 15 जनवरी को क्या हुआ था। 15 जनवरी 1949 को आर्मी चीफ, यहाँ के जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, उन्होंने ब्रिटिश के जो अंतिम फील्ड मार्शल से फ्रांसिस बूचर, उनसे कमान ले ली थी। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्रिटिश का जो अंतिम कमांडर इन चीफ था वो कौन था, तो हम लोग कह सकते हैं ये फ्रांसिस बूचर थे। भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कमांडर इन चीफ कौन होंगे? KM करियप्पा। इन्हीं के जो इनकी जो सेना को लेके जो इनका जज्बा था और जो इन्होंने काम किया था उसको लेके इन्हें सबसे पहले फील्ड मार्शल की भी इन्हीं को सबसे पहले रैंकिंग दी गई थी, KM करियप्पा को। इन्होंने 1947 में जो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें इन्होंने इंडियन सेना की भी कमान इन्होंने संभाली थी। इस साल की बात करें तो इस बार 71वां आर्मी डे है जो भारतीय सेना मनाएगी। अगर इंडियन आर्मी के बारे में आपको थोड़ी और हिस्ट्री बता दूं तो ये बता दूं कि 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन आर्मी की स्थापना की थी। अगर आर्मी स्ट्रेंथ की बात करें तो यूएस और चाइना के बाद इंडियन आर्मी जो है तीसरी सबसे बड़ी, 3rd लार्जेस्ट आर्मी हमारे पास है। 2013 में आप सबको उत्तराखंड का बाढ़ याद होगा, उसमें भी ऑपरेशन राहत चलाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिविल रेस्क्यू ऑपरेशन था जो इंडियन आर्मी ने चलाया था।
और इस बार का आर्मी डे ऐसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार पहली बार होगा जब कोई महिला, पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला 144 जवानों की टीम को लीड करेगी और परेड देगी इस बार आर्मी डे पे। और हमारे जो आपको पता है कि आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, वो इस परेड की सलामी लेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। चुनाव आयोग ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है? ऑप्शन है क्रिकेट बैट, बाल्टी, पेन, चाबी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाबी। शिवपाल यादव के बारे में बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, इनके भाई हैं। और अभी जस्ट जो आदित्यनाथ से पहले के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके ये चाचा हैं। इन्होंने कुछ आपसी मतभेद के कारण अलग पार्टी बना ली, जिनका नाम उन्होंने दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। और चुनाव आयोग से मांग की थी कि उन्हें अलग से एक अपना चुनाव चिन्ह दिया जाए, जिसके बदले में उन्हें चाबी दिया गया। इनकी पार्टी का जो पंजीकरण था वो अक्टूबर 2018 में हुआ था। ये ऑलरेडी यूपी के जो हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वहाँ जो विपक्ष के नेता रह चुके हैं मायावती के समय में। तो यूपी के बहुत ही कद्दावर नेता है और अब इन्होंने जाके अलग पार्टी बना ली है। आने वाले चुनाव में ये अलग से लड़ेंगे, देखते हैं आगे होता क्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस फिल्म ने लॉस एंजल्स में हुए 24वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में 4 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीते? ऑप्शन है रोड, रोमा, उरी, जीरो। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोमा। रोमा के बारे में आपको मैंने बताया भी था कि इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी जो फॉरेन फिल्म की कैटेगरी थी उसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे ही मिला था और इनके डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। अभी जो लॉस एंजल्स में अवार्ड हुआ है उसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए भी पुरस्कार मिला। इनके जो डायरेक्टर हैं इन्हें भी अवार्ड मिला है अल्फांसो क्वारोन को, उनके लेखन और निर्देशन के लिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बालांगीर बिचूपाली रेल लाइन का उद्घाटन किया तथा सोनपुर केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा। दोस्तों इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री दौरे पे थे। उन्होंने वहाँ पे 1500 से अधिक करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए से अधिक की वहाँ काफ़ी परियोजनाएं वहाँ पे शुरू की इन्होंने। साथ ही बालांगीर जो जगह है वहाँ पे बालांगीर बिचूपाली रेल लाइन का भी उद्घाटन किया और बहुत सारे वहाँ पे और भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही सोनपुर केंद्रीय विद्यालय के भी आधारशिला वहाँ पे रखी है। अभी एक प्रोटोकॉल के तहत क्या होता है कि जब भी किसी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ पे उसका सीएम भी उसके साथ रहेगा। हालांकि ये यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि जो वहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने अपने कुछ पर्सनल जो उनकी अपनी कुछ काम है उनकी वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाए थे, इसलिए भी ये चीज़ चर्चा में रहा था। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के लिए सीताराम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। देखिए ये जो सीताराम सिंचाई परियोजना है इसका एक लक्ष्य रखा गया है कि इसे हम 3 वर्षों में पूरा कर लेंगे, यानी 3 इयर्स में ये जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है कि गोदावरी नदी का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके तेलंगाना के भातदारी, कोठागुदाम, खम्मम तथा महबूबाबाद जिले में 2.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना है। यानी ये जो सीताराम परियोजना है ये किस लिए है, वहाँ पे सिंचाई के लिए है। अब जो वहाँ के जो ये सारे जो जिले हैं यहाँ पे अब पानी की समस्या नहीं रहेगी जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और वहाँ पे कृषि जो है वो और अच्छे से चलेगी और उससे राज्य के निर्माण में ये बहुत ही बड़ा एक अपना अहम रोल निभाएगा। और बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर और आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु हथियारों को संभावित हमलों से बचाने रखने के लिए पहाड़ों के नीचे स्टील की एक भूमिगत दीवार बनाई है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, रूस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। चीन ने अपने देश के जो सामरिक शस्त्रागार हैं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो पहाड़ के नीचे स्टील की एक भूमिगत दीवार उन्होंने तैयार किया है ताकि अगर कोई हमला हो भी जाए तो उनके जो परमाणु हथियार हैं उस पर कोई भी आंच न आए। एक तो पहाड़ ऑलरेडी वहाँ पे है, उसके भी नीचे इन्होंने स्टील की एक परत जमा दी। मतलब सोच सकते हैं कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी है इसका कितना ख्याल रखा है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अभी अगर इंटरनेशनल इसको देखें, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है डिफेंस को लेके, तो आपको पता है कि अभी सभी देश अपने अपने डिफेंस को बढ़ाने पे लगे हुए हैं। उसी क्रम में इंडिया भी है, अभी उन्होंने राफेल लिया था।
उसी क्रम में अमेरिका अपने चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको बढ़ा रहे हैं, रसिया अपने इक्विपमेंट को बढ़ा रहा है। और इसीलिए मैं आपको बता भी दूं कि यूएस और रसिया के बीच में जो आर्म्स एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी से यूएस ने ऐलान किया कि वो बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा? क्योंकि वो ट्रीटी पहले क्या थी, देखिए पहले क्या होता था कि इंटरमीडिएट जो भी मिसाइल बनती थी तो एक दूसरे देशों में होड़ लगी हुई थी कि अमेरिका अलग बना रहा है, रसिया अलग बना रहा था, और धीरे धीरे ये जो पूरा अर्थ जो था वो इतने यहाँ पे इक्विपमेंट हो गए थे, इतने यहाँ पे मिसाइलें और न्यूक्लियर बम बन चुके थे कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर सबको एक साथ यूज़ किया जाए तो पृथ्वी जो इतनी बड़ी है उसको कम से कम 50 बार नष्ट किया जा सकता है। इतने बड़े हथियार यहाँ पे मौजूद थे। इसी पे और विश्व शांति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और रसिया ने एक ट्रीटी की थी कि हम दोनों ही अपने जो मिसाइल कार्यक्रम है उसको रोकेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि रूस ट्रीटी के बाद भी नहीं माना है, अपने मिसाइल का वो नियमित रूप से उसे बना रहा है, और जब तक वो बनाए अगर वो नहीं इसे रोकेगा तो हम इस ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे। और उन्होंने इसके लिए 60 दिन का टाइम दिया रूस को कि अगर इस दिन में आप नहीं बंद करते हैं तो मैं इस ट्रीटी से बाहर हो जाऊंगा। ये दोस्तों ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत हो सकते हैं कि हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन में लग जाएगा डिफेंस को लेके, तो हम लोग कुछ एक अलग रास्ते की तरफ चले जाएंगे। तो ये भी चीन का जो ये कदम है ये भी कुछ उसी दिशा में है, लेकिन आगे देखते हैं कि ये दोनों ट्रीटी पे क्या हो पाता है। और इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस वीडियो को। हमने पिछले दिन आपसे एक सवाल पूछा था और जिसका जवाब आपको बताया था कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। आप सबने इसका हमें जवाब भी दिया। देखते हैं सवाल क्या है, जवाब क्या होगा। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 को कब शुरू किया गया? ऑप्शंस थे 14 जनवरी, 10 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 13 जनवरी। देखिए राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 के नाम से ये प्रसिद्ध है और ये 3 लेवल पे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे शुरू किया गया है। इसमें 3 तरह के पुरस्कार होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें फर्स्ट को 2 लाख रुपये, सेकेंड को 1.5 लाख रुपये और थर्ड को 1 लाख रुपये मिलेंगे, और इन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर इन्हें अवार्ड देंगे। तो ये एक संसद महोत्सव शुरू हुआ है 13 जनवरी को। और हर दिन की तरह आज भी आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना है कि सही जवाब क्या है। तो देखते हैं वो सवाल है क्या। किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने -40 डिग्री तापमान में दक्षिण ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची विंसन चोटी फतह कर ली? ऑप्शंस हैं प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव, अनीता कुंडू। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें। साथ ही हमें बताएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com को।